हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जेटी मैथ्स एंड फिजिक्स गैलेक्सी में। अभी तक हमने पिछले की क्लासेस में देखा आबादी गुणनखंड करना, है ना, वास्तविक संख्याओं में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर साल आते हैं, है ना। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक क्वेश्चन हर साल पक्का आता है, ठीक है। तो उसको हल करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, हमको तो पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पता है, पहले से पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पूरी मैथ में एक यही ऐसी चीज है जो हम लोग मानेंगे भी, सिद्ध भी करेंगे और अपने आप को गलत भी प्रूव करेंगे, है ना। हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। तब उसके बाद अपना उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। चलो, अब हम लोग इसको शुरू करने में क्या चेक देते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम मानेंगे क्या, उल्टा माना, माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √2 एक परिमेय संख्या है ना, मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है, प्रूफ हमें करना है अपरिमेय संख्या, ठीक। लेकिन मान क्या रहा है, माना √2 एक परिमेय संख्या है ना। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं, जिसको A/B के रूप में भी लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √2 को A/B के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? जहां पर b की वैल्यू ≠0। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो √2 इस 0 से a को डिवाइड करेगा तो इनफिनाइट आ जाएगा आंसर, है ना। तो जहां पर b बराबर 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं है, और अगर ये भिन्न के रूप में लिखी P/Q के रूप में, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी, मतलब ना इसका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ना इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। ये सिर्फ स्वयं से ही कटेंगी या किसी ऐसे नंबर से कटेंगी जिससे ये कटेगी उससे ये ना कटेगी, जिससे ये कटेगी उससे ये ना कटेगी, समझे। मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, जहां A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब A और B का कोई भी एक गुणनखंड नहीं है, लेकिन एक तो सबका होता है, इसमें लिखते हैं एक के अतिरिक्त कोई नहीं। एक के अतिरिक्त कोई नहीं, एक तो होगा,
है ना, एक तो होगा, तो एक के अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगर तो क्या होगा, √2 बराबर a/b। ठीक, इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, b√2 बराबर a। दोनों बच्चों का वर्ग कर दें। ठीक, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो। तो b का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर a²। ठीक, ये क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब देखना बाद में समझना, a² की वैल्यू जो है वो b² के 2 गुने के बराबर है ना। a² की जो वैल्यू है वो b² के 2 गुने के बराबर है। बात को समझना मेरी, a² की वैल्यू b² के 2 गुने के बराबर है, मतलब a² में कोई एक ऐसा गुणनखंड जरूर होगा जो 2 होगा, है ना, जो क्या होगा, 2 होगा। अब क्या लिखेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि a² का कोई एक गुणनखंड, कोई एक गुणनखंड 2 है। ठीक, अब अगर a² का कोई एक गुणनखंड 2 है, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने समझी। ठीक, तो बात ये है कि इसका अगर कोई एक गुणनखंड, अच्छा इसका अगर कोई एक गुणनखंड 2 है तो a² बराबर b² 2 है, तो क्या a बराबर 2c नहीं हो सकता क्या, जहां c कोई गुणांक है, जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां c क्या है, कोई एक पूर्णांक है। अब जहां c कोई पूर्णांक है तो क्या a² बराबर 4c² नहीं होगा, बताओ, नहीं होगा। चलो चल, अब ये 2c की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी एक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं। ठीक, 4c समीकरण 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। चलो समीकरण 1 व 2 से करते हैं। अब समीकरण 1 क्या था, 2b² 2 बराबर a² की जगह वैल्यू क्या रखते हैं, 4c²। ठीक है, अब इस 2 से ये 4 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b² बराबर 2c²। अच्छा, इससे अब क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है, समीकरण ये लिख दिया हमने 3। ठीक, अब इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि b² या b का कोई एक गुणनखंड 2 है। अच्छा, b का कोई एक गुणनखंड 2 है। अभी हमने क्या देखा, समीकरण 1 के हिसाब से क्या स्पष्ट हुआ कि इसका भी एक गुणनखंड 2 है, और इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, b का भी एक गुणनखंड कोई 2 है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या देखो यहां से लो, चलो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या कि यहां पर a व b
दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। अब दोनों में से देखो ए और बी का दोनों में से जो दो आया वो दोनों का गुणनखंड है कि नहीं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन। परंतु परंतु हमने माना था, क्या माना था कि ए अपान बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लेकिन दोनों में कोई गुणनखंड, इसमें क्या हो गया है, इसमें गुणनखंड आ गया है। हमने माना क्या था कि गुणनखंड नहीं है, लेकिन गुणनखंड है दोनों में उभयनिष्ठ। तो क्या लिखेंगे अब हम, यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है कि √2 एक यह एक विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से समझते हैं। सिद्ध करना था ये एक अपरिमेय संख्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर मान लिया a अपान b। मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है माना है, तो a और b का कोई गुणनखंड नहीं होगा एक के अतिरिक्त। ठीक, दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, एक a स्क्वायर बराबर आ गया 2b स्क्वायर, सॉरी हाँ 2b स्क्वायर या b स्क्वायर टू a स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, a का भी होगा। ऐसे ही b स्क्वायर, इसे स्पष्ट होता है कि जैसे चाहे बोल दो a स्क्वायर का या a का, बात वही है, a स्क्वायर का भी होगा 2 और a का भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। जब a स्क्वायर का गुणनखंड 2 होगा तो a का भी एक गुणनखंड 2 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना। चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे उल्टा, इसे हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर
रूट थ्री ये परमेय संख्या, तो रूट थ्री बराबर क्या हो जाता ए अपॉन बी, जहां बी डज नॉट इक्वल टू 0 और ए तथा बी का कोई उभयनिष्ठ ए तथा बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और एक के अतिरिक्त क्या लिखेंगे, एक के अतिरिक्त, एक सब में होता है ना, एक के अतिरिक्त। अगर एक के अतिरिक्त माना क्या कि रूट थ्री बराबर ए अपॉन बी, जहां बी डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर बी 0 नहीं है, ए तथा बी का कोई आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा गुणनखंड नहीं है जिसे ए भी कटे और बी से भी कटे, है ना, जिसे ए भी कटे और बी भी कटे, ठीक है। चलिए एक के अतिरिक्त, अब एक के अतिरिक्त एक दोनों को विभाजित कर सकता है, ठीक है, एक सब में होता है, साभाज्य में। चलिए शुरू करते हैं। रूट थ्री बराबर ए अपॉन बी, बी को इधर करते हैं, बी रूट थ्री बराबर ए, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर थ्री बराबर ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ए स्क्वायर से क्या प्रूफ हो रहा है, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो ए का भी एक गुणनखंड, ए स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 3 होगा, ठीक। अब ए स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 3 है, क्योंकि बराबर में 3 गुणे में है इसके, तो 3 तो पक्का होगा, ठीक, जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था। अब ए स्क्वायर बराबर ये 3 इंटू बी स्क्वायर, तो 3 तो गुणे में है ही ना, तो 3 तो पक्का होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा जो हो सकता है उसको हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते, सी मान लेते हैं, ए बी सी के कुछ भी मान लेते, क्या मान लेते हैं, एक बार के मान लेते हैं ना, तो क्या मान लेते हैं, ए बराबर 3 तो होगा ही और के भी होगा, तो ए बराबर 3 के, जहां के एक पूर्णांक है, जहां के एक पूर्णांक है, तब ए स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड, ठीक, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, अब देखो ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दें, बी स्क्वायर 3 बराबर ए स्क्वायर की जगह 9 के स्क्वायर, अच्छा ये 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो वही स्थिति विरोधाभास की यहाँ पे थी, वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई, जैसे ये 3 इंटू बी स्क्वायर था, यहाँ पे 3 इंटू के स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर था, इधर बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखें, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से
स्पष्ट होता है कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड तीन है, तो बी का भी एक गुणनखंड तीन होगा। अच्छा, बी स्क्वायर का भी है, बी स्क्वायर का एक गुणनखंड तीन है, तो बी का भी एक गुणनखंड तीन होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, लिखना है समीकरण फर्स्ट और थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अब अच्छा, विरुद्ध क्यों है? क्योंकि हमने माना था कि इस ए और बी का कोई गुणनखंड नहीं है। जब ए अपन बी लिखा है तो इसका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ये तीन मिल रहा है, तो जो हमारी ये क्या है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ये जो हमारी कल्पना के विरुद्ध ये जो तीन उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, ये हमारी परिमेय संख्या जो हमने माना उसके विरुद्ध आया। तो जब उसके विरुद्ध में ये आया है तो अब रूट तीन क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः रूट तीन एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो प्रूव करना था, हो गया। पहले उल्टा मानना है, बाद में आके उसका विरोधाभास उत्पन्न करके दिखा देना है कि अगर परिमेय है तो ये ऐसा विरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, जो चीज नहीं होनी चाहिए थे। जैसे ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। तो पहले हम माने थे परिमेय संख्या, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आया, जो हमारी कल्पना के क्या है, विरोध में है ना, ये विरोधाभास है। तो अब रूट तीन क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? जब परिमेय माना तो माना कि गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, अब लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आया तो अब वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। अगर निकल आया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो रूट तीन क्या है, अब एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो अगली क्लास में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।